अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं अब्दुल रज़्ज़ाक और सेकेंड ईयर फिजिक्स में चैप्टर 19 डॉन ऑफ मॉडर्न फिजिक्स में प्रीवियसली हम वेव नेचर ऑफ पार्टिकल्स की थ्योरी और एक्सपेरिमेंटल प्रूफ डिस्कस कर चुके हैं। आज हमने इसके कॉन्सिक्वेंसेस में जो टॉपिक डिस्कस करना है वो है वेव पार्टिकल डुअलिटी, और इसके अलावा वेव नेचर ऑफ पार्टिकल्स की एक एप्लीकेशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप भी डिस्कस होगी। सो डिटेल डिस्कशन के लिए सॉफ्ट बोर्ड की तरफ चलते हैं। डियर स्टूडेंट्स, हम चैप्टर 19 डॉन ऑफ मॉडर्न फिजिक्स स्टडी कर रहे हैं और इसमें हमने वेव नेचर ऑफ पार्टिकल्स का टॉपिक स्टार्ट किया हुआ है। इसमें हमने डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस पढ़ा और इसके अलावा डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट के जरिए से डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस की कंफर्मेशन के बारे में डिस्कस किया। अब हम इसी सीक्वेंस में एक शॉर्ट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है वेव पार्टिकल डुअलिटी। अगर हम बात करें पार्टिकल्स की, तो पार्टिकल्स की डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस के मुताबिक वेव नेचर भी होती है। यह बात कंफर्म होती है किस तरह से कि ये जो इलेक्ट्रॉन बीम है फास्ट मूविंग, जो एक्सरेज की तरह बिहेव करती है, जिसे हमने डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट में डिटेल में स्टडी भी किया, उसमें डाइफ्रैक्शन और इसके अलावा इंटरफेरेंस के फिनोमिना प्रोमिनेंट हैं और इस वजह से पार्टिकल्स की वेव नेचर जो है वो प्रूव हो जाती है। इसके अलावा अगर हम बात करें लाइट की, तो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट लाइट की पार्टिकल नेचर को कंफर्म करता है। सो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म्ड बाय डेविसन, जर्मर एंड जॉर्ज पेजेट थॉमसन, क्योंकि इसमें डायफ्रैक्शन पैटर्न हमें हासिल होता है, इस वजह से ये एक्सपेरिमेंट रिवील करता है वेव नेचर ऑफ पार्टिकल्स। लेकिन इसके अलावा अगर हम डिस्कस करें एक और एक्सपेरिमेंट जो परफॉर्म किया गया था जे थॉमसन के चार्ज टू मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करने के प्रोसेस में, वो एक्सपेरिमेंट रिवील करता है पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सो इस तरह के एक्सपेरिमेंट्स के नतीजे में हम ये बात मानने पे मजबूर हैं, दैट मीन्स वी आर फोर्स्ड टू एक्सेप्ट द डुअल नेचर ऑफ पार्टिकल्स। और इन पार्टिकल्स में सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स शामिल नहीं हैं, बल्कि प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, मॉलिक्यूल्स वगैरह शामिल हैं। और जो मैक्रो मटेरियल्स हैं, फॉर एग्जांपल क्रिकेट बॉल वगैरह, उनकी वेव नेचर हिडन है, सो वो हमें पार्टिकल्स की तरह ही
एक्सपीरियंस होते हैं। इसके अलावा प्रीवियसली हम ये बात डिस्कस कर चुके हैं कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं, फॉर एग्जांपल लाइट, एक्स रेज, गैमा रेज, ये वेव की तरह तो बिहेव करती ही हैं। दैट मीन्स इनकी वेव नेचर एग्जिस्ट करती है। ये पार्टिकल नेचर भी शो करती हैं। सो इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि मैटर एंड रेडिएशन हैव dual wave particle नेचर, और ये कॉन्सेप्ट क्या कहलाता है? ये कहलाता है वेव पार्टिकल डुअलिटी। इसके बाद हमने यहां पे डिस्कस करना है प्रिंसिपल ऑफ कॉम्प्लीमेंटैरिटी। ये प्रिंसिपल किसने प्रपोज किया, किसने डिस्क्राइब किया? ये डिस्क्राइब किया गया नील्स बोहर के जरिए से, बोहर से। इसके मुताबिक बोथ वेव एंड particle aspects are required for the complete description of both the radiation and matter. Both aspects are always present. Either of them may be revealed. That means किसी भी रेडिएशन या मैटर की कंप्लीट डिस्क्रिप्शन के लिए यह बात लाजमी है कि उसके वेव नेचर और पार्टिकल नेचर दोनों एस्पेक्ट्स को डिस्कस किया जाए, उनको स्टडी किया जाए। ये दोनों एस्पेक्ट्स हमेशा प्रेजेंट होते हैं, लेकिन किसी एक एक्सपेरिमेंट में इनमें से एक एस्पेक्ट ही रिवील हो पाता है। दैट मीन्स बोथ aspects cannot be revealed simultaneously. एक साथ दोनों एस्पेक्ट्स हमें प्रोमिनेंट फील नहीं होते। एक एक्सपेरिमेंट में कौन सी नेचर प्रोमिनेंट होगी, ये डिसाइड होता है नेचर ऑफ एक्सपेरिमेंट के जरिए। फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं लाइट की। अगर लाइट के बारे में एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया जा रहा है जिसमें हमने लाइट के पाथ में डबल स्लिट प्लेस की है, तो इस सूरत में इंटरफेरेंस पैटर्न मिलता है, और यह इंटरफेरेंस पैटर्न हमें बताता है वेव
नेचर ऑफ लाइट के बारे में। लेकिन अगर लाइट किसी मेटल सरफेस को हिट करती है सूटेबल फ्रीक्वेंसी की, तो उससे क्या होता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट सामने आता है और फोटो इलेक्ट्रॉन्स इमिट होते हैं। तो इस वक्त आपको लाइट को पार्टिकल नेचर के साथ डिस्क्राइब करना पड़ता है, अदरवाइज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में आने वाले जो रिजल्ट्स हैं वो जस्टिफाई नहीं हो पाते। ऐसे ही वेव नेचर के लिए हम डबल स्लिट की जगह पे डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग भी यूज कर सकते हैं, उससे भी इंटरफेरेंस पैटर्न ही हासिल होता है। लेकिन कोई भी एक्सपेरिमेंट ऐसा नहीं है जिसमें एक साथ ये दोनों नेचर्स ही हमें मिल जाएं। हमें एक टाइम में किसी भी रेडिएशन या मैटर को या तो वेव की तरह इंटरप्रेट करना पड़ता है या फिर पार्टिकल की तरह इंटरप्रेट करना पड़ता है। सो दैट मीन्स अगर हम बात करें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस वेव नेचर शो करती हैं जब ये ट्रेवल कर रही होती हैं एम्प्टी स्पेस में, जब ये रिफ्रैक्शन डाइफ्रैक्शन इंटरफेरेंस जैसे फिनोमिना एग्जिबिट करती हैं। इसके अलावा एक और फिनोमिना भी है, पोलराइजेशन। क्योंकि लाइट की नेचर ट्रांसवर्स है तो इस वजह से लाइट पोलराइज भी हो जाती है। बाकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस भी पोलराइज हो सकती हैं अगर उस साइज का पोलराइजर मिल जाए तो। इसके अलावा इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की पार्टिकल नेचर प्रोमिनेंट हो जाती है जब ये इंटरैक्ट करती हैं विद मैटर। तो जब ये मैटर से इंटरैक्ट करेंगी तो इस वक्त इनकी पार्टिकल नेचर प्रोमिनेंट हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन्स इफेक्ट और पेयर प्रोडक्शन जैसे फिनोमिना शो करती हैं तो उस वक्त ये पार्टिकल की तरह बिहेव करती हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें माइक्रो पार्टिकल्स की, जिनकी एग्जाम्पल्स हैं इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, एटम्स एटसेट्रा, ये स्पेस में ट्रेवल या प्रोपेगेट करते हैं वेव की तरह। दैट मीन्स उस वक्त उनकी वेव नेचर प्रोमिनेंट होती है और जब एनर्जी एक्सचेंज की बारी आती है तो उस वक्त ये बिहेव करते हैं पार्टिकल्स की तरह। तो उस वक्त इनकी पार्टिकल नेचर प्रोमिनेंट हो जाती है। सो ये डिस्कशन है वेव पार्टिकल डुअलिटी की। अब हम इसी सीक्वेंस में नेक्स्ट हेडिंग की तरफ चल रहे हैं जिसका नाम है यूजेस ऑफ वेव नेचर ऑफ पार्टिकल्स। ये फैक्ट के एनर्जेटिक पार्टिकल्स किस तरह से बिहेव करते हैं, एक्सट्रीमली शॉर्ट, डी ब्रॉगली वेवलेंथ्स की तरह
ये फैक्ट हमें इनेबल कर लेता है इन पार्टिकल्स के यूजेस के लिए जो कि अल्ट्रा मॉडर्न डिवाइसेस में इनका लिए होना है, डिवाइसेस में होना है जिनकी इमेंस इंपॉर्टेंस है। फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। सो अब हम डिस्कशन स्टार्ट कर लेते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की हेडिंग के अंडर। यहां पे सबसे पहली हेडिंग हम बनाएंगे इंट्रोडक्शन की, और इंट्रोडक्शन में हमने बात करनी है रिजॉल्विंग पावर की। लेट्स से मैं कहता हूं कि ये दोनों पार्टिकल्स हैं, एक दूसरे के करीब प्लेस्ड हैं, और हमने इन दोनों पार्टिकल्स को ऑब्जर्व करना है इंडिविजुअली। दैट मीन्स ये पार्टिकल्स हमें अलहदा अलहदा दिखाई दें, तो अगर हम इनके ऊपर इस वेवलेंथ की एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव स्ट्राइक करवाते हैं तो ये वेव या तो इस पार्टिकल से स्ट्राइक करेगी या फिर इस पार्टिकल से स्ट्राइक करेगी। सो नतीजा क्या होगा कि हमें ये दोनों पार्टिकल्स अलहदा अलहदा दिखाई नहीं देंगे, बल्कि इस तरह से एक सिंगल पार्टिकल की तरह फील होंगे। सो इस वजह से हम इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेवलेंथ को यूज करते हुए इन दोनों पार्टिकल्स को सेपरेटली नहीं देख सकते। लेकिन अगर हम बात करें कि इन दोनों पार्टिकल्स को ऑब्जर्व करने के लिए हम कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यूज कर रहे हैं जिसकी वेवलेंथ इन दोनों पार्टिकल्स के दरमियान में जो डिस्टेंस है उससे बहुत डिफरेंट नहीं है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि यहां पे ये जो पार्टिकल्स हैं इनके दरमियान में डिस्टेंस है 400 नैनोमीटर, और यहां पे जो वेव यूज की है उसकी वेवलेंथ भी 400 नैनोमीटर है। तो अब ये बात पॉसिबल है कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जब इन पार्टिकल्स के थ्रू ट्रेवल करे तो इस पार्टिकल से भी टकरा जाए और इस पार्टिकल से भी टकरा जाए, तो फिर ये वेव इन दोनों पार्टिकल्स की इंफॉर्मेशन अपने अंदर कैरी करेगी और हमें ये दोनों पार्टिकल्स अलहदा अलहदा दिखाई देंगे। सो रिजॉल्विंग पावर क्या होती है? रिजॉल्विंग पावर इज द एबिलिटी ऑफ एन ऑप्टिकल या नॉन ऑप्टिकल भी हो सकता है टू आइडेंटिफाई सेपरेट existence of two or more closely placed particles। अब हम ये बात जानते हैं कि जो विजिबल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं उनकी शॉर्टेस्ट वेवलेंथ वॉलेट कलर के लिए है जिसकी वैल्यू 400 नैनोमीटर है। सो इसका मतलब है 400 नैनोमीटर से क्लोजली प्लेस्ड पार्टिकल्स जो हैं वो विजिबल लाइट को यूज करते हुए नहीं देखे जा सकते। एक सर्टन माइक्रोस्कोपिक टेक्निक है जिससे बनाई गई स्पेशल माइक्रोस्कोप है जिसका नाम है कनफोकल माइक्रोस्कोप। ये ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप है और इसमें क्या किया जाता है कि ये जो दो क्लोजली प्लेस्ड पार्टिकल्स हैं जिनको हमने विजिबल लाइट को यूज करते हुए देखना है, इसके ऊपर लाइट स्ट्राइक की जाती है इस साइड से भी और इस साइड से भी। उसके बाद रिफ्लेक्शन भी इसकी दोनों साइड्स के ऊपर होती है इस तरह से। तो इन दोनों बीम्स को मिला के जब ऑब्जर्व किया जाता है तो हम इस रेजोल्यूशन को मजीद शॉर्ट डिस्टेंस दैट मींस 200 नैनोमीटर तक ले आते हैं। दैट मींस ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप्स की लिमिट ये है कि वो 200 नैनोमीटर के डिस्टेंस के ऊपर मौजूद जो पार्टिकल्स हैं उनको सेपरेटली दिखा सके। सो ये है लिमिट किसी भी ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप की। अब अगर मैं ऐसा कहूं कि कुछ पार्टिकल्स हैं जो एक दूसरे से 1 नैनोमीटर के फासले के ऊपर हैं,
तो अब किसी भी सूरत आप एक 400 नैनोमीटर की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को यूज करते हुए इन दोनों पार्टिकल्स को इंडिविजुअली नहीं देख सकते। ये दोनों पार्टिकल्स मिलके आपको इस तरह के दिखाई देंगे, एक ही पार्टिकल की तरह। तो अगर आपको यहां पे इन पार्टिकल्स को सेपरेटली देखना है तो उस सूरत में आपको वेवलेंथ भी वो वाली यूज करनी पड़ेगी जो खुद इससे कंपैरेबल हो। दैट मीन्स जिसकी अपनी वेवलेंथ जो है वो 1 नैनोमीटर के ऑर्डर की हो। अब 1 नैनोमीटर से मुराद ये है कि 0.5 नैनोमीटर भी हो सकती है, 1.5 भी हो सकती है, 2 नैनोमीटर भी हो सकती है। दैट मीन्स ये जो है वेवलेंथ का सिर्फ ऑर्डर लिखा गया है। सो अब अगर इसके बाद हम बात करें कि पार्टिकल्स इससे भी करीब मौजूद हैं, दैट मीन्स ये दोनों पार्टिकल्स हैं जो एक दूसरे से कितने डिस्टेंस के ऊपर मौजूद हैं, ये 0.1 नैनोमीटर के फासले के ऊपर हैं। दैट मीन्स 1 एंगस्ट्रॉम के डिस्टेंस के ऊपर हैं। दैट मीन्स 1 × 10⁻⁻10 मीटर के डिस्टेंस से सेपरेटेड हैं। तो ऑब्वियसली फिर आप यहां पे ये अल्ट्रावायलेट रेडिएशन भी यूज नहीं कर सकते। फिर आपको क्या करना है, फिर आपको एक ऐसी वेवलेंथ यूज करनी है जिसकी वेवलेंथ का ऑर्डर खुद एंगस्ट्रॉम्स में हो। और ऐसी वेवलेंथ कौन सी हैं? ऐसी वेवलेंथ हैं एक्सरेज। दैट मीन्स अगर हम किसी माइक्रोस्कोपिक टेक्निक में एक्सरेज को यूज करें तो एक्सरेज को यूज करते हुए जो रेजोल्यूशन है वो किस कदर स्मॉलर हो सकती है? इट कैन बी डाउन टू 10⁻⁻10 मीटर या फिर 1 एंगस्ट्रॉम के ऑर्डर की हो सकती है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जो एक्सरेज हैं दीज आर अनचार्ज्ड। ये अनचार्ज हैं, इस वजह से अनकंट्रोलेबल हैं। हम इन्हें अपनी मर्जी से बेंड नहीं कर सकते, हम इन्हें फोकस नहीं कर सकते किसी भी स्पेसिमन के ऊपर जिसे हम माइक्रोस्कोपिक टेक्निक के जरिए से ऑब्जर्व करना चाहते हो। तो इसका हल क्या है? इसका हल यह है कि हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन बीम हो जो कि हाई स्पीड से मूव कर रही हो, और ये इलेक्ट्रॉन बीम चूंकि चार्ज होगी इसकी वजह से हम इसे कंट्रोल कर सकेंगे और डिफ्लेक्ट कर सकेंगे इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स अप्लाई करके। सो इस वजह से हम इस फैक्ट को कि इलेक्ट्रॉन्स जब बहुत हाई स्पीड के ऊपर मूव करते हैं तो इन एक्सप्रेशंस h/mv या फिर h/√2mEV या फिर h/2mKE के मुताबिक वो डी ब्रॉगली वेवलेंथ भी रखते हैं, और वो डी ब्रॉगली वेवलेंथ एक्सरेज के वेवलेंथ के ऑर्डर से मैच करती है। इसलिए हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में एक्सरेज के बजाय इलेक्ट्रॉन बीम यूज करेंगे। इसलिए अब हमने जो नेक्स्ट हेडिंग लिखनी है वो है कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग, और इसके अंदर हमने एक्सप्लेन करना है इस डायग्राम को। सो फिलहाल यहां पे मैं सिर्फ डायग्राम ड्रॉ करके उसको एक्सप्लेन करूंगा, लिख आप खुद ही लीजिएगा। सबसे पहले हम यहां पे एक सेंट्रल एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं जिसके गिर्द, जिसकी सिमेट्री में हमने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की ब्लॉक डायग्राम ड्रॉ करनी है। सो ये है सेंट्रल एक्सिस। अब इसमें हमने सबसे पहले रिप्रेजेंट करना है ब्लॉक के जरिए से एक डिवाइस को, और इस डिवाइस का नाम क्या है? इस डिवाइस का नाम है इलेक्ट्रॉन सोर्स। यहां से इलेक्ट्रॉन्स जनरेट होंगे और जनरेट होने के बाद स्प्रेड होंगे इस तरह से। ये जो इलेक्ट्रॉन सोर्स हमने यहां पे ड्रॉ किया है ये थर्मियोनिक इमिशन के जरिए से भी इलेक्ट्रॉन जनरेट कर सकता है। तो इस तरीके से यहां पे अब हम इलेक्ट्रॉनिक बीम को स्प्रेड होता हुआ रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसके बाद अब हमने यहां पे रिप्रेजेंट करना है एक और ब्लॉक,
इस तरीके से हम इस डिवाइस की ब्लॉक डायग्राम के जरिए से रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं। इस डिवाइस का नाम है मैग्नेटिक कंडेंसर लेंस। मैग्नेटिक कंडेंसर लेंस एक्चुअली इस तरह की एक कॉइल होती है जिसमें डाउनवर्ड जाते हुए मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ की वैल्यू जो है वो इंक्रीज करती चली जाती है। नतीजा क्या होता है कि जो मैग्नेटिक फोर्स है किसी भी चार्ज पार्टिकल के ऊपर एक्ट करने वाली वो Q इज इक्वल टू V क्रॉस B के मुताबिक इंक्रीज करती चली जाती है। होता क्या है, जब इलेक्ट्रॉन बीम इसके अंदर से इस तरह से पास करती है कि इलेक्ट्रॉन्स किसी साइड वेज वेलोसिटी कंपोनेंट के साथ इसमें एंटर हो, तो ये यहां पे हेलिकल पाथ बनाते हुए मूव करते हैं और नीचे जाते हुए इनका जो रेडियस है वो कॉन्टिन्यूसली डिक्रीज करता चला जाता है। तो इफेक्ट ये आता है कि जो इलेक्ट्रॉन बीम साइड में जा रही होती हैं वो आगे हमें कन्वर्जेंस का इफेक्ट शो करना स्टार्ट कर देती हैं और इलेक्ट्रॉन बीम यहां पे कन्वर्ज होती हुई इस पॉइंट तक आती है इस तरह से और यहां पे इस तरह से। अब यहां पे वो स्टेज है जिस स्टेज के ऊपर हमने क्या प्लेस करना है, हमने प्लेस करना है एक स्पेसिमेन। दैट मीन्स जिस सैंपल के लिए हमने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यूज की है, जिसकी हाई रेजोल्यूशन वाली मैग्नीफाइड इमेज हम चाहते हैं, हमने इसे यहां पे प्लेस किया है। और यह भी बताता चलूं कि जिस भी सैंपल को आपने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के जरिए से ऑब्जर्व करना हो उसके ऊपर पहले मेटल एटम्स की कोटिंग की जाती है। अब ये मेटल एटम्स की कोटिंग किस तरह से होती है, इसके लिए एक टेक्निक है जिसका नाम है स्पटरिंग। स्पटरिंग के दौरान किसी मेटल के ऊपर चार्ज्ड गैस के एटम्स स्ट्राइक करवाए जाते हैं। वो हाई काइनेटिक एनर्जी से यहां पे स्ट्राइक करते हैं और यहां से मेटल का एक एटम काइनेटिक एनर्जी एब्जॉर्ब करके निकलता है और जिस जगह के ऊपर आपने स्पेसिमेन रखा होता है उसके ऊपर सिंगल एटम्स वाली कोटिंग हो जाती है। जिस भी ऑर्गेनिज्म या फिर किसी माइक्रोब या फिर किसी भी सैंपल का आपने इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ हासिल करना हो तो उसके ऊपर मेटल की कोटिंग लाजमी है। तो यहां पे हम रखते हैं स्पेसिमेन और स्पेसिमेन के करीब एक और ब्लॉक हम यहां पे ड्रॉ कर रहे हैं इस तरह से। इस तरह से यहां पे एक और ब्लॉक हमने रिप्रेजेंट किया है और इस ब्लॉक का नाम क्या है, इसका नाम है मैग्नेटिक ऑब्जेक्टिव। अगेन ये रिंग की सूरत में है और यहां से गुजरने के बाद इलेक्ट्रॉन बीम जो इस स्पेसिमेन से इमर्ज हुई है वो फिर से स्प्रेड होना स्टार्ट करती है। ये बात बताता चलूं कि यहां पे जो इलेक्ट्रॉन की बीम इस स्पेसिमेन से गुजरी है तो जहां पे एटम्स की डेंसिटी ज्यादा थी वहां पे कोलिजन्स की वजह से इसने अपनी एनर्जी और मोमेंटम लूज किया है और जहां पे एटम्स की डेंसिटी कम थी वहां पे इसने कम इफेक्ट लिया है और जहां पे बिल्कुल ही एम्प्टीनेस थी वहां पे इलेक्ट्रॉन बीम की एनर्जी में कोई फर्क नहीं आया। इसका मतलब है इस पॉइंट को क्रॉस करने के बाद जब यह इलेक्ट्रॉन बीम इस तरीके से डाइवर्ज हो
तो अपने अंदर इंफॉर्मेशन कंटेन करेगी। अब ये इंफॉर्मेशन एक लार्ज पोर्शन में स्प्रेड हो चुकी है। हमने अगेन इसका छोटा सा पोर्शन लेना है, तो इसके लिए क्या किया जाएगा कि यहां पे फिर से एक और ब्लॉक रिप्रेजेंट किया जाएगा इस तरह से। यहां पे इस ब्लॉक के जरिए से जिस डिवाइस को रिप्रेजेंट किया जा रहा है इसका नाम है इंटरमीडिएट इमेज प्रोजेक्टर। ये भी सेम वैसा एक रिंग है जो कि इलेक्ट्रॉन बीम को क्या कर सकता है, डिफ्लेक्ट करवा सकता है। तो अब यहां पे जो लार्ज स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन बीम थी उसका एक छोटा सा पोर्शन लिया जाएगा जिसे आप विजुलाइज करना चाहते हो इस तरह से, और यहां पे इस ब्लॉक से गुजरते हुए, इंटरमीडिएट इमेज प्रोजेक्टर से गुजरते हुए ये एक दफा फिर से बेंड करेगी इस तरह से कि यहां से आने वाली बीम इस तरह से स्कैटर हो जाएगी और यहां से डिफ्लेक्शन के बाद ये बीम कुछ इस तरह से आएगी। और यहां पे हम एक हॉरिजॉन्टल प्लेन कंसीडर कर रहे हैं। इस हॉरिजॉन्टल प्लेन के नीचे यहां पे मौजूद होगा कोई एक्स-रे डिटेक्टर, डिजिटल होगा अगर ये डिटेक्टर होगा, या फिर यहां पे मौजूद हो सकती है कोई एक्स-रे फिल्म। अब ऑब्वियसली जो एक्सरेज हैं वो हमारी आंखों के लिए विजिबल नहीं है बल्कि डैमेजिंग हैं, तो इसलिए हमने यहां पे जो स्पेसिमन यूज किया है उस स्पेसिमन के स्ट्रक्चर्स के बारे में जानने के लिए हम आंखों को तो यूज नहीं कर सकते। तो यहां पे या तो एक्सरे फिल्म मौजूद होगी जिसके ऊपर सेम एक्सरे पैटर्न आएगा, जिस तरीके से जब आप कोई मेडिकल एक्सरे करवाते हैं तो उसके ऊपर पैटर्न आता है। जहां पे बोन्स मौजूद होती हैं तो बोन्स एक्सरेज को ब्लॉक कर देती हैं और वहां पे फोटोग्राफिक फिल्म ट्रांसपेरेंट रह जाती है। लेकिन जो फ्लैशी पार्ट्स हैं, जो कम डेंस पार्ट है, वहां से एक्सरेज लार्ज इंटेंसिटीज में गुजर जाती हैं और फोटोग्राफिक फिल्म पे जहां पे जाके पड़ती हैं वहां पे डार्कनिंग इफेक्ट आता है। तो सेम वैसे ही यहां पे जो स्पेसिमन हम प्लेस करेंगे उस स्पेसिमन के डेंस पार्ट्स एक्सरेज को ब्लॉक करेंगे और एक्सरे फिल्म के ऊपर कोरेस्पॉन्डिंग ट्रांसपेरेंसी आएगी, और जहां से एक्सरेज पास कर जाएंगी वो आगे जाके इस एक्सरे फिल्म के ऊपर पड़ने के बाद ट्रांसपेरेंसी खत्म कर देंगी, ओपैकनेस ले आएंगी। सो इस वजह से इस एक्सरे फिल्म के ऊपर पैटर्न्स अपीयर हो जाएंगे। हाँ, अगर आप कोई डिजिटल एक्सरे डिटेक्टर यूज करते हैं तो डिटेक्टर जो है वो यहां से इंफॉर्मेशन हासिल करेगा और कंप्यूटर प्रोग्राम को फीड कर देगा। कंप्यूटर प्रोग्राम में एल्गोरिथम्स होंगे जो कि इस पे पड़ने वाली रेडिएशन पैटर्न को एक इमेज की सूरत दे देंगे। सो हम जरा एज अ होल इस ब्लॉक डायग्राम को भी देख लेते हैं। सो ये है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की जो ब्लॉक डायग्राम, और इसके अंदर मैं ये भी बताता चलूं कि अगर कोई एक ऐसा अरेंजमेंट सेटअप कर लिया जाए जिसमें यहां पे मौजूद जो एक्सरे फिल्म है, जिसमें यहां पे मौजूद कोई डिजिटल एक्सरे डिटेक्टर हो और इस जगह के ऊपर स्पेसिमन को डिफरेंट एंगल्स के ऊपर रोटेट किया जाए और बार बार उनकी एक्सरे माइक्रोग्राफ हासिल की गई हो, दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के जरिए से जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ है वो हासिल की गई हो, तो एक्सरे डिटेक्टर से मिलने वाले सिग्नल को कंप्यूटर प्रोग्राम्स प्रोसेस करके वहां से 3D इमेज भी बना के आपको दिखा सकते हैं। और जाहिर बात है ये जो इमेज इस तरीके से बनाई जाती है ये ग्रे स्केल होती है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की, तो अगर किसी इलेक्ट्रॉन बीम को 50 किलो वोल्ट दैट मीन्स 50,000
वोल्ट का एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल दिया जाए तो जो उसकी रेजोल्यूशन है वो कहां तक हो सकती है? ये हो सकती है डाउन टू 1 नैनोमीटर और मजीद बेहतर हो जाए तो 0.5 नैनोमीटर। सो दैट मीन्स ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो 50,000 वोल्ट के साथ किसी इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट करती है, दैट मीन्स उसको 50,000 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करती है, तो वो 0.5 नैनोमीटर के डिस्टेंस के ऊपर प्लेस्ड दो पॉइंट्स को एक दूसरे से सेपरेटली हमें ऑब्जर्व करवा सकती है। अगर यहां पे बात की जाए ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप की, तो ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप के लिए यह रेजोल्यूशन कहां तक हमने डिस्कस की थी? 0.2 माइक्रोमीटर या फिर 200 नैनोमीटर तक। इसके अलावा अब हम बात करते हैं इसकी मैग्निफिकेशन की। एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप किसी सैंपल की इमेज को 1 मिलियन टाइम्स से लेके 50 मिलियन टाइम्स तक मैग्नीफाई करके हमें डिस्प्ले करवा सकती है। जबकि अगर बात की जाए ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप की, तो ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप के लिए यह मैग्निफिकेशन तकरीबन 1000 टाइम्स के ऑर्डर की होती है। दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप विजिबल की निस्बत एट लीस्ट 1000 गुना ज्यादा मैग्निफिकेशन देती है, क्योंकि ये जो 10⁻³ है इसे हम किलो भी लिखते हैं। सो इसका मतलब है कि यहां पे ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप की जो मैग्निफिकेशन है उसका ऑर्डर 1 किलो टाइम्स के इक्वल है। इसके बाद अब हम बात कर लेते हैं टाइप्स की। तो इसकी दो मेन टाइप्स हैं। When light shines on a metal surface, some atoms of metal get excited. What nature of light is prominent due to during this process? तो हम ये बात जानते हैं कि जब इलेक्ट्रॉन्स किसी मेटल सरफेस से इमिट होते हैं, सूटेबल फ्रीक्वेंसी की लाइट उस मेटल सरफेस पे शाइन करने की वजह से उस इफेक्ट को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। लेकिन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में इनकमिंग फोटॉन्स की फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा होनी चाहिए ताकि वो इलेक्ट्रॉन्स की आयोनाइजेशन एनर्जी से ज्यादा एनर्जी कैरी करते हों और इलेक्ट्रॉन्स को इमिट करवा सकें किसी मेटल सरफेस से। लेकिन अगर इनकमिंग लाइट की एनर्जी कम है आयोनाइजेशन एनर्जी से और उसकी फ्रीक्वेंसी कम है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से, तो इस दौरान पॉसिबल है कि इलेक्ट्रॉन्स इमिट होने के बजाय किसी ग्राउंड स्टेट शेल से जंप करके किसी अपर स्टेट शेल में चले जाएं। सो ये इफेक्ट भी किसको शो कर रहा है? पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट को। सो हम डुअल नेचर की बात कर चुके हैं। What must be the de Broglie wavelength associated with an electron accelerated through a potential difference of 50 kilovolt? So de Broglie wavelength का रिलेशन lambda is equal to h/mv है और फर्दर हमने डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट में इस एक्सप्रेशन को 2m/eV भी लिखा था, तो इस एक्सप्रेशन में वैल्यूज पुट कर लेते हैं। तो लैम्डा इज इक्वल टू 6.63 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 2 times mass of electron 9.1 into 10⁻⁻31 kilogram and 1.6 into 10⁻⁻19 coulomb and 50,000 volts ये एक्सीलरेटिंग पोटेंशियल है। सो अब हमने करना क्या है? 6.63 into 10⁻⁻34 को डिवाइड कर देना है इन टर्म्स अंडर रूट 2 into 9.1 into 10⁻⁻31 into 1.6 into 10⁻⁻19 into 50,000 के साथ, और जो यूनिट्स हैं वो सेपरेटली लिखे जा रहे हैं, जूल सेकेंड ओवर अंडर रूट किलोग्राम कूलम्ब वोल्ट। सो कैलकुलेटर पे सॉल्व कीजिए, आंसर आएगा 5.49 into 10⁻⁻12 मीटर या फिर 5.5 पिकोमीटर। जब हम 9 को राउंड ऑफ करेंगे तो यहां पे 5 आ जाएगा। सो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी, 5.5 into 10⁻⁻12 मीटर्स। तो ये जो हमने
इलेक्ट्रॉन की एक्सेलरेशन की है, ये डेविसन एंड जर्मर, ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में यूज किया गया है डाउन टू 0.5 नैनोमीटर की रेजोल्यूशन हासिल करने के लिए। और अब हम यूनिट सॉल्व कर लेते हैं। हम यहां पे लिखे हुए हैं जूल सेकंड ओवर अंडर रूट किलोग्राम कूलम वोल्ट। हम ये बात जानते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस का एक्सप्रेशन वर्क डन पर यूनिट चार्ज होता है, इस वजह से वोल्ट की जगह पे जूल पर कूलम लिखा जा सकता है। सो एक्सप्रेशन होगा जूल सेकंड ओवर अंडर रूट किलोग्राम कूलम एंड जूल पर कूलम, कूलम कूलम से कट जाएगा और यूनिट्स होंगे जूल सेकंड ओवर अंडर रूट किलोग्राम जूल। फर्दर अब आप यहां पे एक्सप्रेशन यूज कीजिए, क्योंकि W का एक्सप्रेशन F डॉट D होता है, इस वजह से जूल किसके इक्वल है, न्यूटन मीटर के। सो एक्सप्रेशन बन जाएगा न्यूटन मीटर सेकंड ओवर अंडर रूट किलोग्राम एंड न्यूटन मीटर। फर्दर F इज इक्वल टू M, A का एक्सप्रेशन यूज कीजिए, इससे न्यूटन किसके इक्वल आएगा, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर के। सो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर इस न्यूटन की जगह पे मीटर सेकंड एज इट इज और डिवाइडेड बाय अंडर रूट किलोग्राम, और न्यूटन की जगह पे क्या लिखा जाएगा, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और साथ ये वाला मीटर लिखा जाएगा इधर। इससे यूनिट्स क्या बन जाएंगे, किलोग्राम मीटर स्क्वायर, और एक पावर यहां पे कैंसिल आउट हो जाएगी, और साथ यहां पे मौजूद टर्म्स क्या होंगी, किलोग्राम स्क्वायर मीटर स्क्वायर और पर सेकंड स्क्वायर। दैट मींस किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड, और यहां पे मौजूद टर्म्स इस तरह लिखी जाएंगी, किलोग्राम मीटर पर सेकंड होल स्क्वायर एंड होल अंडर रूट, ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कट जाएगा और यूनिट्स बन जाएंगे किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड एंड 1 ओवर किलोग्राम मीटर पर सेकंड। सो ये टर्म्स कैंसिल आउट हो रही हैं और जो हमारे आंसर का यूनिट है वो किस में आ रहा है, मीटर में, जैसे कि हमने यहाँ पे अपने आंसर में भी यूनिट्स मीटर में यूज किए हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का टॉपिक। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज।